हेलो गाइस, आई एम निकी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, हमारी यूनिट 4 का जो पार्ट 1 है वो है थिएटर गेम्स का विस्तृत परिचय, अभिनय और थिएटर गेम्स का विस्तृत परिचय। ठीक है। सो इसका पूरा जो है ये वाला टॉपिक छोटा है। इसका पार्ट 2 जो है हम कोशिश करते हैं कि इसी क्लास में कंटिन्यू करें और फिर नेक्स्ट क्लास में उसको कंप्लीट कर लें। तो अभी वाला जो हमारा टॉपिक है हम उसको स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में नाटक का विशेष महत्व है। जो बात लाख बातों पर भी ध्यान में नहीं रहती है वो देखकर स्थायी रूप से स्मृति पर अंकित हो जाती है, जिसे खेल खेल में नाटक या नाटक में खेल कह सकते हैं। खेल के द्वारा मन और मस्तिष्क गतिशील होता है। रंगमंच प्रयोग और संभावनाओं का नाम है। अशु नाटक त्वरित सोचकर किए जाने वाले अभिनय है। जब मन मस्तिष्क स्वस्थ होगा तभी विचारने की क्षमता भी अधिक विकसित होगी। रंगमंच बहुआयामी कलात्मक विधा है जिसके द्वारा शिक्षा भी दी जाती है। थिएटर गेम्स रंगमंच को सीखने और समझने का अवसर प्रदान करते हैं। ठीक है, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि छोटे बच्चों को कौन खेलना सिखाता है। डॉक्टर किडनैपिंग और इस टाइप की चीज़ें। एक ये मेंटली वो होता है जो एक बच्चा अपने तौर पे उसको समझ लेता है, सीख लेता है। और जब बच्चा ये चीज़ खेल रहा होता है, अगर वो डॉक्टर का गेम खेल रहा है, वैसे आप बोलोगे मैम ने भी डॉक्टर बोला। सब यही बोलते हैं यार, तो मैं क्या अलग से बोलूँ। तो ये वाली चीज़ कि जब वो बच्चा ये खेल रहा होता है तो उसके गले में स्टेथोस्कोप होता है, उसके हाथ में थर्मामीटर होता है, तो उससे हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि हाँ ये किसका अभिनय कर रहा है, ये एक डॉक्टर का अभिनय कर रहा है। वैसे ही किडनैपिंग के रोल में बच्चा ऐसा वो गुंडा टाइप बना हुआ होता है, अपने सर पे रुमाल बांधा हुआ, और फिरौती के तौर पे वो 5 रुपए के कुरकुरे मांग लेता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें वो हमें देखकर पता लग जाती हैं कि भाई ये बच्चा किडनैपिंग का खेल खेल रहा है। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर कि हमें नाटक का खेल, नाटक में खेल या खेल में नाटक हमें पता लग जाता है किसी के अभिनय से, किसी की एक्टिंग से। आशु अभिनय क्या है? आशु अभिनय बिना पूर्व तैयारी के प्रस्तुत किए जाते हैं। आशु अभिनय त्वरित रूप में किसी भी पदभाव या विचार को मुख मुद्राओं और शारीरिक गतिविधियों द्वारा प्रस्तुत करना है। आशु अभिनय का मुख्य उद्देश्य भाषा, संचालन, गति आदि को कल्पना और भावात्मक स्मृति के माध्यम से ध्यान केंद्रित करते हुए दर्शकों तक पहुंचाना होता है, जिसमें शरीर के विभिन्न अंग, हाथ पैर, आँख पच्चाप, भौं, मुंह, सर, कमर पच्चाप आदि का संचालन करते हुए भावों को अभिव्यक्त किया जाता है। इसमें किसी भी विशेष परिस्थिति में अपने मस्तिष्क में उपजे भाव, विचार और बुद्धि को संतुलन करके इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको कॉलेज का टाइम बताती हूँ अपना। उस टाइम पे हमारे साथ भी यही होता था कि भाई जी सरप्राइज़ टेस्ट है, और सरप्राइज़ टेस्ट के तौर पे ये मेरे मास्टर्स के टाइम की बात है स्टूडेंट्स। और क्या होता था, ये सरप्राइज़ टेस्ट के बेस पे डिबेट्स हुआ करती थी। तो डिबेट्स में ना क्या करते थे टीचर, मतलब फ्रेंड्स जोन को नहीं, अनकंफर्टेबल वे में किसी को भी किसी के साथ खड़ा कर देते थे कि यार हम तो एक राहुल नाम के बंदे के साथ हैप्पी हैं कि हम तो इसके साथ ही डिबेट करेंगे, लेकिन उन्होंने विशाल को खड़ा कर दिया, आओ भाई आओ तुम खड़े हो। अब उसमें होता क्या था, हमें कोई भी टॉपिक दे दिया जाता था और उस टॉपिक को ना हमें डिबेट के तौर पे करना होता था। डिबेट होती थी या फिर डायलॉग जो होती है ना, वो डायलॉग के बेस पे किया जाता था। अब वो टॉपिक हमें प्रिपेयर करने के लिए टोटल 5 मिनट दिए जाते थे कि आपस में भाई एक दूसरे का नाम जान लो और तुम्हारा जो टॉपिक है उस पर बात कर लो, दैट्स इट। अब वो जी हम अनकंफर्टेबल जोन में तो आ गए, अब हमें कुछ भी करना है, करना तो है ही, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उसको आशु अभिनय बोला जाता था। हमारे एक टीचर थे, वो प्योर हिंदी में बात करते थे, तो वो बताते थे कि ये इसको आशु अभिनय बोलते हैं, कि जो एकदम तौर पे, एकदम तरीके से एक चीज़ को तैयार करा जाए, या फिर एक चीज़ को दिखाना या बताना अपने इंसान के दिमाग से कि कौन से डायलॉग्स निकलने हैं, कौन से एक्सप्रेशंस देने हैं, क्या देने हैं, वो हमारा आशु अभिनय की कैटेगरी में आता है। आशु अभिनय करते समय अभिनेता को इसके 3 चरण, आरंभ, विकास और अंत को दिमाग में रखना चाहिए, क्योंकि ये त्वरित बुद्धि और क्रिया का अभिनय है, तो उसको करते समय उसी पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। स्टार्टिंग, मिड और उसका डेवलपमेंट, उसका विकास और उसकी एंडिंग। ठीक है, मिड डेवलपमेंट में आ जाता है। तीनों ही पार्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको अट्रैक्टिव भी दिखाना है कि सब लोग जितने खड़े हुए हैं, जितनी तादाद में लोग खड़े हुए हैं, सब आपको देखें भी, आपके डायलॉग सुने भी, आपकी डिबेट्स देखें, आप दोनों की बातचीत को समझें। तो उस चीज़ को दिखाना भी बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, स्तानिस्लावस्की के शब्दों में सपाट भाव कला का दुश्मन है। आशु अभिनय के बारे में PM अरसोव
का मानना है, हमेशा एक महत्वपूर्ण उद्देश्य पर काम करो। उद्देश्य भी मौजूदगी सरल शारीरिक क्रिया को जटिल मनोवैज्ञानिक क्रिया से जोड़ती है। इस संबंध की खोज सबसे पहले स्तानिस्लावस्की ने अभिनेता की कला के स्थल प्रकृति के रूप में की थी। इसलिए बोला जाता है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए। कभी भी कोई भी सिचुएशन आपके ऊपर पड़ सकती है और उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी किसी भी सिचुएशन में हार मान जाओ। ठीक है, जो शुरू से अंत तक अपने सबसे अच्छे और बुरे स्वरूप में क्रिया का कला है, इन्होंने वो बताया है कि ये वो चीज़ है। आशु अभिनय को प्रेजेंस ऑफ माइंड भी कहा जाता है, जिसमें अभिनेता दी गई परिस्थिति या भूमिका को अपनी त्वरित बुद्धि का इस्तेमाल करके निभाता है कि वो ऑन द स्पॉट उस चीज़ में ढल जाए कि हाँ भाई मेरा ये रोल दिया गया है, अगर मुझे माँ का रोल दिया गया है तो मैं माँ के रोल में बह जाऊँ, बेटा ऐसे मत करो, बेटा ऐसे मत करो। कभी ये तो खैर ज़्यादा हो जाएगा कि बेटा ही मारेगा, माँ मुझे मना कर रही है। तो वो वाली चीज़ें कि अब ना रोल के हिसाब से ढलना ऑन द स्पॉट कि हाँ बस मुझे ये दिया जाए और मैं फटाक से शुरू हो जाऊँ कि ये मेरी चीज़ है, उसको आशु अभिनय बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आशु अभिनय आवश्यक बिंदु क्या है। अब ये कुछ पॉइंट्स में डिवाइड है, इन पॉइंट्स को हम समझते हैं। आशु अभिनय करने से पहले अभिनेता और अभिनेत्री को अपने मस्तिष्क में कार्य योजना बना लेनी चाहिए, तभी वह उसे सबके सामने साकार भी कर पाएगा। एक अच्छे आशु अभिनेता या अभिनेत्री की कुछ बातों को ध्यान में रखना है। दी गई परिस्थिति, सबसे पहली चीज़ सिचुएशन क्या है, मुझे क्या रोल दिया गया है। कोई भी सिचुएशन दी जा सकती है, जस्ट लाइक एग्जांपल मैंने अपने टाइम की आपको जो बात बताई है उस टाइम का कि मुझे ये रोल दिया गया है कि भाई ठीक है इस चीज़ पर आपको करना है। हमारी जो डायलॉग डिबेटिंग जो हमारी थी वो थी, हमें एक अकेडमी खोलनी थी और अकेडमी के लिए हमें एक दूसरे से बात करनी थी कि उसको कि मतलब किस तरीके से हमें उस पर एक प्योर एक्टिंग एक टीचर के रूप में बात करनी थी, ना कि स्टूडेंट बन के बात करनी थी। हम दोनों स्टूडेंट थे उस टाइम पे, निक्की मैम और वो जो लड़का था। ठीक है, हम दोनों उस टाइम पे स्टूडेंट नहीं थे, हम दोनों उस टाइम पे टीचर थे। हमें ऐसा बन के दिखाना था कि ये दो टीचर में बात हो रही है और वही एक्सप्रेशन लाना, वही तरीके से बात करना, उन्हीं वर्डिंग्स का यूज़ करना, उस पर आपस में एक दूसरे से कैसे एक एक्सप्रेशन को एक्सेप्ट करना है या कुछ भी है। क्योंकि हो सकता है कि मैं कुछ बोलूँ और ऑन द स्पॉट वो कुछ और बोल दे और मुझे उस बात को कवर करना है, तो उसके लिए तो टोटल 5 मिनट दिए गए थे ना स्क्रिप्ट तैयार करने के, वैसे तो दिया नहीं था टाइम। तो ये वाली चीज़ की दी गई परिस्थिति को समझना है। अब हमें क्या करा गया, हमें उस टाइम पे टीचर बनाया गया था, तो हमारी परिस्थिति थी टीचर की, कल्पना। अब आशु अभिनय की दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कल्पना। मैंने उस टाइम पे क्या किया था, मैं अपना एग्जाम्पल आपको इसलिए दे रही हूँ, एक बहुत बेस्ट एग्जाम्पल आपको मिला है जिससे मैं आपको अच्छे से समझा भी पा रही हूँ और होप्स हो कि आप समझ रहे हो। तो मैंने उस टाइम पे और वो जो सामने खड़ा हुआ एक शख्स था, हम दोनों ने कल्पना करी कि हमें ऐसे बोलना है। हमने अपने दिमाग में अपने माइंड में चीज़ों को सेट करना शुरू करा कि स्टार्टिंग एक टीचर मॉर्निंग में कैसे मिलेगा, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, आई एम फाइन वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, फिर उसके बाद जाकर कि आपका काम कैसा चल रहा है, एकेडमी के बारे में क्या सोचा है, क्या करा है, वो सारी चीज़ें। और कोइंसिडेंस की हमारी जो डिबेट थी, एक वो जो डिबेट हमारी चल रही थी डायलॉग के बेस पे, वो बहुत अच्छी रही थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी, कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम दोनों आपस में कभी हमने बात भी नहीं करी है, एक दूसरे का सिर्फ नाम जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो डिबेट काफ़ी बेहतर रही थी। क्यों? क्योंकि हमने कल्पना कर ली थी कि मैं ऐसे बोलूँगी तो तू ऐसे बोलेगा, इस बेस पे। ठीक है, इसके बाद जी इन्होंने बोला है भावात्मक स्मृति, इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इमोशन इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ के लिए। आप अपनी किसी बात को, अब जैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ, मेरे इमोशन इस टाइम पर आपको पढ़ाने वाले हैं कि मुझे कुछ भी करना है, आपको कोई भी एग्जांपल दूँ मैं, लेकिन मुझे आपको पढ़ाना है। वही सेम इमोशन हो सकता है आप अपने पापा से गोवा की ट्रिप के लिए बहुत इमोशनल कि प्लीज़ पापा जाने दो जाने दो जाने दो, थोड़ा इमोशनल हो गए, थोड़ा सा जज्बाती हो गए, थोड़ा सस्पेंस बनेगा, तो वो इमोशंस के अंदर चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली आती जाएंगी। तो हर सिचुएशन मिलने के बाद उसको कल्पना करना और उसके बाद उसमें इमोशंस को डालना कि मैं एक स्ट्रिक्ट टीचर बनी थी कि क्यों तुमने ऐसा क्यों नहीं करा, तुम्हें ऐसा करना चाहिए था, अगर ऐसा था तो मेरी हेल्प लेते, यूं करते। मैं उस टाइम पे एक स्ट्रिक्ट टीचर बनी थी उस डिबेट में, और मेरा जो इमोशन थे वो बिल्कुल एक स्ट्रिक्ट टीचर वाले थे। ठीक है, उसके बाद चौथा है ध्यान केंद्रित करना। हर चीज़ आसपास तुम्हारे कुछ भी चल रहा हो, अब तुम
अगर ध्यान दिया हो, तुमने कभी बिहाइंड द सीन्स देखे हों मूवी के शूट होते में, कुछ होते में, तो आप लोगों ने इस चीज़ पे नोट किया होगा कि कैमरे के साथ ना आसपास 10-20 लोग खड़े हुए होते हैं। उन सब के बीच में मौजूदगी में सीन को शूट करना, चाहे वो रोने का हो, हंसने का हो, कैसा भी हो, और वो बहुत मुश्किल बात होती है। तो उस टाइम पर तो हमारे सामने पूरा स्टाफ था, टीचर्स थे, स्टूडेंट्स थे, और बाहर से आए हुए लोग थे, प्रिंसिपल थे, चांसलर थे, पता नहीं कौन कौन थे। खैर, तो उन सब के सामने हमें बिना डिस्टरबेंस के, बिना एक डर के हमें उस चीज़ को ध्यान से करना, तो वो हमारा ध्यान केंद्रित करना था। उसके बाद मंचीय कार्य व्यापार, कि आशु अभिनय से पहले मंच पर जो भी कार्य व्यापार होगा उससे संबंधित क्रियाओं के बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है। रंगमंच पर जो भी अभिनय कार्य हो, क्रिया हो, उसे निरुद्देश्य नहीं होना चाहिए। इस बारे में हमारे जो फिलोसफर है बहुत ज़रूरी बात कहते हैं कि अभिनय का मूल सूत्र है कि अभिनेता द्वारा मंच पर कुछ ना कुछ किया जाए, वह चाहे बाह्य हो या आंतरिक हो। भाई उस चीज़ में, अब जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि मेरा उस टाइम पे बहुत स्ट्रिक्ट एक नेचर बना हुआ था टीचर का, कि निक्की मैम एक स्ट्रिक्ट टीचर बनी है कि भाई तुमने ऐसा काम क्यों नहीं करा, हमें अकेडमी जल्द से जल्द खोलनी है। ठीक है। तो उसका मेरा मतलब ये कि मुझे सिर्फ डिबेट से नहीं, मुझे अपने बॉडी लैंग्वेज से भी लोगों को अट्रैक्ट करना था। तो उस टाइम पर मंचीय कार्य व्यापार बहुत ज़रूरी था कि मुझे जब मंच पे खड़ा किया गया तो मैं अपने हाथ पैरों से, अपने पेन से, अपने स्केल से, किसी भी चीज़ से सामने वाले लोगों को अट्रैक्ट करूं कि हाँ ये टीचर स्ट्रिक्टनेस में इतनी चीज़ें भी कर रही है या कर रहा है। ठीक है, ये वो चीज़ है। उसके बाद है रचनात्मक। आशु अभिनय का कलाकार हो या कोई भी कलाकार हो, निर्देशक हो या नाट्य प्रदर्शन से जुड़ा अन्य व्यक्ति, सभी के लिए रचनात्मक या क्रिएटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं नहीं, मेरे साथ वाला पार्टनर क्रिएटिव नहीं होता, तो हमारी डिबेट में हमें फर्स्ट प्राइज़ नहीं मिलता। वो हम दोनों ने सिचुएशन को ऐसा ढाला, हम दोनों एक दूसरे को देखते हुए सिचुएशन को ऑन द स्पॉट माइंड में बना रहे थे और उसके ही बेस पे डिबेट कर रहे थे। अगर हमारे अंदर इस चीज़ की क्रिएटिविटी नहीं होती तो हम फर्स्ट प्राइज़ भी नहीं जीत पाते। वो हम क्यों जीत पाए? क्योंकि हमारे अंदर एक क्रिएटिविटी थी हमारी उस चीज़ को लेके। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आत्मविश्वास। आप अगर 10 रुपए की भी चीज़ ले रहे हो ना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। आप बोलोगे मैम चीज़ लेने में क्या कॉन्फिडेंस? बेटा हमने ऐसे ऐसे बच्चे, ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिनमें सामान लेने क्या, बोलने तक का कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो आप लोग जो भी करने जाओ उसके लिए आपको कॉन्फिडेंस पूरा होना चाहिए, क्योंकि आप उसको गलत करो या सही करो, आपके अंदर अगर कॉन्फिडेंस है ना तो सामने वाला आपको गलत नहीं ठहरा सकता। ये बात हकीकत है। इस चीज़ को हमेशा याद रखना आप लोग। ठीक है, तो ये 7 पॉइंट है। इन 7 पॉइंट को लाइन वाइज अच्छे से डीपली याद करो। पॉइंट पे फिंगर टिप्स पे होने चाहिए आपके। ये इस पे कंपलसरी क्वेश्चन आता है कि भाई अभिनय का ये जो है, इस पे क्या किन बातों को ध्यान में रखना ज़रूरी है, और ये क्वेश्चन आपको करना ही करना है कंपलसरी, क्योंकि मैंने आपको अपना एग्जाम्पल देके समझाया है। अब मुझे निराश मत करना। ठीक है, अब आ जाओ थिएटर गेम्स पे। रंगमंच और जीवन में खेलों की भूमिका महत्वपूर्ण है। बच्चों के स्वाभाविक विकास के लिए ये आवश्यक है। पाश्चात्य विद्वान फ्रेंच पियाजे ने तो इन्हें सृजनात्मक विकास से जोड़ा है। ये विकासवादी सिद्धांत की व्याख्या में बच्चों के खेल को वास्तविकता से मुक्त करने का तरीका मानते हैं। खेल में बार बार दोहराने की प्रक्रिया में क्रियात्मक रूप में सोचना, बुद्धि और स्मरण शक्ति पर जोर डालना, खेल खेल में कुछ बनाना, कुछ जीव जंतु बनाना, अनेक वस्तुओं का इस्तेमाल करना आदि सभी खेल बच्चों के विकास में हेल्पफुल होते हैं। इसके अलावा खेल के दौरान हंसना, रोना, लड़ना, चिल्लाना, कूदना, भागना, एक जगह बैठ जाना जैसी क्रियाएं उनके मानसिक शारीरिक रूप से सबल बनाती हैं। एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको कि भाई वो जो बच्चा डॉक्टर वाला गेम खेल रहा है, वो एक जगह बैठा हुआ है कि पेशेंट मेरे पास आएंगे। उस बच्चे को बचपन से बताया कि डॉक्टर अपनी सीट पे एक जगह बैठेगा, वो उठ के नहीं जाएगा कि कुछ चेक करने के लिए। अगर वो उसका पर्सनल क्लिनिक है तो हॉस्पिटल में तो डॉक्टर उठ के ही जाते हैं, स्पेशली एमरजेंसी में। ठीक है, ओपीडी की बात मैं नहीं कर रही हूँ। तो वो चीज़ बच्चे को पता है कि मेरी ये दवाइयाँ हैं, मेरा स्टेथोस्कोप है, मेरा थर्मामीटर है, मेरा ये है, मेरा पेन है, मेरा नोट पैड है, मुझे इस पर दवाइयाँ लिखनी है, उनको देनी है, और मरीज़ जाएगा दवाइयाँ लेके खुश हो जाएगा, सही हो जाएगा, फिर अगले दिन वो मुझे दिखाने आएगा। तो ये चीज़ बच्चे के दिमाग में बैठ रही है, उसको बचपन से पता है। अगर वो बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहता है ना, तो उसको बचपन से दिमाग में है कि हाँ ऐसा ही मुझे करना होगा इन फ्यूचर। हाँ, अब अगर हम किडनैपिंग वाला एग्जाम्पल लें
तो बड़े होके बच्चा किडनैपर तो नहीं बनेगा, लेकिन उसको पता है, उसको वो चीज़ पता है कि किडनैपर क्या करते हैं, किस तरीके से बांध के एक जगह डाल देते हैं, फिरौती की रकम मांगते हैं। वो बात अलग है कि बच्चे फिरौती में 5 रुपए के टेढ़े मेढ़े मांगते हैं, लेकिन मांगते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ तो मांगते हैं। तो थिएटर गेम्स में यही बात को प्रायोरिटी पे रखा जा रहा है। नाटक में खेल के साथ एक शैक्षिक दृष्टि भी जुड़ी हुई होती है। डॉक्टर वाले में सबसे बड़ी है, किडनैपिंग में भी है कि भाई फ़ोन नंबर, अब उसमें ये होता है कि बच्चे खेल ही खेल में ही करते हैं कि मुझे मेरे मम्मी पापा का फ़ोन नंबर याद है। वो मम्मी पापा का फ़ोन नंबर बताते हैं, वो अपने नकली मोबाइल से फ़ोन मिलाते हैं, फिर उनके नकली पापा से बात करते हैं। तो ये एक एजुकेशनल है कि बच्चा ऊपर वाला ऐसा ना करे, किसी बच्चे के साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम हो, लेकिन बच्चों को मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए अपने घर वालों से कि उनका नंबर याद हो, उनकी चीज़ें याद हो। तो वो ये एजुकेशनल पर्पस से, अपनी लाइफ के पर्पस से बहुत हेल्पफुल है, इसलिए ये वाली चीज़ इन्होंने बोली है, ठीक है। इसके अलावा थिएटर गेम्स का मुख्य उद्देश्य रंगमंच के छात्रों को अनुभवजन्य सक्रियता प्रदान करना है, उन्हें समाज के प्रति जागरूक करना है, संवेदनशील बनाना है। गेम्स का लक्ष्य ये रहता है, ठीक है। ये जो थिएटर गेम्स दिखा रहे हैं ना, इसका मेन मोटिव ये है, थिएटर गेम्स हमेशा से कोई ना कोई मैसेज देते हैं, कभी भी फिजूल में नहीं बनाए जाते, मतलब फालतू नहीं बनाए जाते। थिएटर गेम्स हमेशा कोई ना कोई मैसेज ज़रूर देते हैं, चाहे उसमें यूथ को लिया जाए, चाहे उसमें बच्चों को लिया जाए, बड़ों को लिया जाए, बूढ़ों को लिया जाए, किसी को भी लें, एक्टिंग के बेस पे, अभिनय के बेस पे, लेकिन वो एक बहुत बड़ा मैसेज ज़रूर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाओ थिएटर गेम्स प्रकार और उपयोगिता। खेल का नाम, आप क्या कर रहे हैं, अवधि 5-10 मिनट की, प्रतिभागी 1 या ज़्यादा है, तरीका, इसमें छात्र कमरे में सब जगह फैल जाते हैं, कोई रस्सी कूदते, कोई चलते हैं, कोई नृत्य करते हैं। ये सभी क्रियाएं जल्दी जल्दी की जाती हैं। जब उन्हें रुकने के लिए स्टॉप बोला जाता है तो उन्हें उसी अवस्था में फ्रीज रहना पड़ता है, ठीक है। सुरक्षित हाथ, 8 से 10 मिनट, 6 या उससे अधिक एक जैसी कद काठी के छात्रों का समूह बना दिया जाता है। किसी एक छात्र को सर्किल में खड़ा करके उसे निर्देश दिए जाते हैं। सुरक्षित हाथ वो जो सर्किल वाला गेम होता है। पीठ को छूना, ठीक है। सभी को बैठने के लिए बोला जाता है। बैठने की अवस्था ऐसी होती है जिसमें सभी की पीठ से पीठ मिले, फिर उन्हें उसी अवस्था में खड़ा होना है। जब वह खड़े हो जाए तो दोबारा बैठने को बोला जाता है। आँख मिचौली का गेम है। ऊपर उठाना, ताली के बीच संवाद, वो वाला जो गेम होता है। किसे चुना जाए, ये वाला गेम है। कुछ करते हुए कुछ कहना, आकार बनाना या फिर रेखा की पहचान करना। नेता कौन, अनुमान लगाना, इसमें जाना जाता है कि आखिर कौन नेता है, पूरा समूह उसका क्या है, वगैरह वगैरह, ठीक है। मैं भूत नहीं हूँ वाला गेम जो होता है, ये आप लोगों ने खेला होगा। नाम खेलना, गिनती गिनना, ये सारे गेम्स इन्होंने एग्जाम्पल दिए। कुत्ता और हड्डी का अभिनय करना, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे थिएटर गेम्स हैं। मजाकिया चेहरे बनाना, एक दूसरे को खींचते हुए अलग होना की कोशिश करना, गेंद से बात करना, हम जानवर हैं, किसी चरित्र का निर्माण करना, अंतराक्षरी, पहचान कौन, हाथ और पैर ऊपर उठाना, मूर्ति और मूर्तिकार, ताली का मिलाना, नंबरों का खेलना, अपनी जगह जानना, जो फ्रीज वाला होता है, ऊंच नीच का पापड़ा होता है, हो सकता है आप लोगों ने इसका नाम सुना हो, इसलिए मैंने बोल दिया। तो बहुत तरीके के गेम्स हैं जिसको हम थिएटर गेम्स के रूप में देख सकते हैं, ठीक है। उपयोगिता, इन थिएटर गेम्स के द्वारा विभिन्न लाभ होते हैं जो रंगमंच के छात्रों के व्यक्तित्व को निखारते हैं। रंगकर्मी छात्र ध्यान केंद्रित करते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं, टीम में काम करते हैं, टीम पर विश्वास रखते हैं, कॉन्फिडेंस उनका बढ़ जाता है, उनके साथ उनको अलग अलग लोगों के साथ जुड़ने की कैपेबिलिटीज़ होती हैं। कलाकार जो होते हैं अपने आप में डेवलप हो जाते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको सबको पढ़ लेना, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। अब आ गया है आपका कॉन्क्लूजन। मैंने आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझाया है। इसका कॉन्क्लूजन आपको कैसे लिखना है आपको पता ही है, ठीक है। सब कुछ मिला के आंसर को मिला के अपना कॉन्क्लूजन इंक्लूड करना है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में हम संवाद, वाचन, शरीर अभ्यास और सीन वर्क का विस्तृत परिचय पढ़ेंगे। क्योंकि ये वीडियो वास्ट हो जाएगी, इस वजह से हम इस क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। सो होप सो कि आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं रहा हो। इनकेस कोई भी डाउट या सजेशन है या कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।